Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार। आज आप सभी का हिंदी साहित्य की 9वीं कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कृतिका किताब का मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ भारतीय साहित्य जगत की जानी मानी हस्ती श्रीमती मृदुला गर्ग जी ने लिखा है और हिंदी की समकालीन कथा लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 1938 वर्ष में कोलकाता में हुआ था। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अध्यापन कार्य किया तथा वर्ष 1974 में स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करने लगी थी। इनके उपन्यास और कहानियों में विविधता तथा नयापन देखने को मिलता है और उन्होंने अपने कथा साहित्य में महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं पर भी विचार प्रकट किया है और इन्हें अक्सर हिंदी साहित्य जगत के सम्मेलनों में भी देखा जाता है और ये फेसबुक पे भी बहुत सक्रिय हैं और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लेखन का कार्य किया है, यानी कई लिखी हैं। हिंदी की तो करीब 30 किताबें लिखी हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। मृदुला गर्ग द्वारा रचित यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है, यानी हम कह सकते हैं कि इसे संस्मरण शैली में लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है और इनके जीवन में बहुत सी ऐसी स्त्रियां आई हैं जिनसे वे बहुत प्रभावित हुई हैं और स्त्रियां चाहे तो परंपरागत तरीके से जीते हुए लीक से भी हटकर वो जी सकती हैं, ऐसा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। और इसके अंदर जो माहौल है वो 40 के दशक का है और इसके अंदर पाठ के अंदर एक घटना है जो कि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय से संबंध भी रखती है। तो यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन यापन किया है या जीवन बिताया है। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर यानी विचार के स्तर पर जीवन यापन करना दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। अब बच्चों आप ये समझ लीजिए संस्मरण शैली क्या होती है। स्मृति के आधार पर किसी विषय व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय हैं, रमणीय माने कुछ अच्छी अनुभूतियां जो आनंददायक अनुभूतियां होती हैं या रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त करके वो प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। तो इसमें लेखिका अपने जीवन से संबंधित जो अच्छी स्मृतियां हैं उन्हीं को ही उन्होंने अपने ढंग से लेखबद्ध किया है। मैं पाठ शुरू करने के पहले आपको कुछ पाठ के मुख्य बिंदु बताना चाहूँगी, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी और इस पाठ में जितने चरित्रों का वर्णन है उनके बारे में संक्षेप में आपको बता दूं। सबसे पहले लेखिका की नानी के बारे में। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान सकी थी क्योंकि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पूर्व ही संसार से जा चुकी थी। लेखिका नानी के स्वभाव से भी बहुत अधिक प्रभावित थी। अब हम बात करते हैं लेखिका के नाना जी की। लेखिका के नाना जी जो विलायती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे और नानी के जो पति थे यानी लेखिका के नाना जी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही वो अपनी जिंदगी जीते थे, पर नानी के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही। अब यहाँ पर तीसरा जिक्र लेखिका के नाना जी के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी का हुआ है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे या हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा थे जिनको
नानी ने अपने आखिरी समय में बुलाकर अपनी बेटी के विवाह का जिक्र किया था। अब इसके बाद इनके पिताजी की बात आती है। तो पिताजी के बारे में लेखिका ने 2 पंक्तियां लिखी हैं कि लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुआ था जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब बात आती है लेखिका की माताजी की। लेखिका की माँ की जब शादी हुई तो उनके साथ ससुराल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था, उनकी दादी उनके साथ कैसा बर्ताव करती थी और माँ के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी। माँ के स्वभाव की 2 मुख्य विशेषताएं इस पाठ में अंकित की गई हैं कि नंबर 1 जिनके कारण उनका अन्य लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था। पहला कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा कि किसी की गोपनीय बात वो किसी दूसरे के सामने प्रकट करना उचित नहीं समझती थी। अब बारी आती है दादी जी की। दादी जी के बारे में दादी जी की किस तरीके से वो लेखिका की माँ के साथ बर्ताव करती थी और किस तरह का से उनके दादी के घर का माहौल था। अब हम बात करते हैं लेखिका की परदादी के बारे में। तो उसमें भी लेखिका अपनी परदादी से बहुत अधिक उनके स्वभाव से प्रभावित थी और उन्हें अपनी परदादी से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी और उनका जीवन उनसे काफ़ी प्रभावित था। और इसमें एक नकुड़ की हवेली और चोर का किस्सा बहुत ही विख्यात है, जिसमें जब अचानक से चोर आ जाता है और परदादी ने अपने सहज व्यवहार के कारण उस चोर का हृदय परिवर्तित कर दिया था। बाकी का विस्तार हम पाठ में पढ़ेंगे। मैं बात करती हूँ लेखिका की बहनों की। ये 5 बहनें थीं। सबसे पहले लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था और ये भी हिंदी में लेखन का कार्य करती थी और इन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया था। और दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। उनका बाहर का नाम मृदुला गर्ग था और घर का नाम उमा था। उसके बाद तीसरे नंबर पर चित्रा थी और उनका घर का नाम गौरी था। चौथे नंबर पर रेणु और अचला हैं, जिनके 2 अकेले ही नाम थे। उनके घर और बाहर का अलग अलग नाम नहीं था। और अचला भी अंग्रेजी में लिखा करती थी। और राजीव इनका एक छोटा भाई था जो कि हिंदी में लेखन का कार्य करते थे। अब हम लेखिका की बात करते हैं। तो लेखिका जब विवाह होकर बिहार गईं तो उन्होंने देखा वहाँ की महिलाएं बहुत पर्दे में रहती हैं और खुलकर जल्दी से सामने नहीं आती थी। तो लेखिका ने वहाँ पर जाकर कई नाटकों का मंचन किया और उन महिलाओं को मंच पर आगे सामने लाईं। तो उनकी प्रेरणा से महिलाओं को आगे आने में सहूलियत हुई और उनको आगे आने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। यह भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मृदुला गर्ग के अंदर थोड़ा सा जिद्दीपन था और उसी तरह से उनकी जो छोटी बहन रेणु है वो भी थोड़ी जिद्दी थी। और उनके पिता का बेटियों के ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण था। एक बार जब लेखिका बीमार हुई और आज़ादी के जलसे में नहीं जाने दिया पिताजी ने, तो पिताजी और मृदुला गर्ग दोनों ही घर पे रुक गए थे। पिताजी ने फिर उन्हें किताब पढ़ने को दी थी। और रेणु नहीं आगे चल के ऐसा पता चलता है कि पाठ के द्वारा कि रेणु आगे चल करके नहीं चाहती थी कि वो बीए करें, लेकिन पिताजी चाहते थे कि वो बीए करें और पिताजी का ही घर पे अनुशासन चलता था और सभी लोग उनके अनुशासन को मानते थे। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, ऐसा लेखिका मानती हैं। जब लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में गईं और वहाँ पर कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं था और उनके बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए थे, थोड़े बड़े हो गए थे, तो उन्होंने कैथोलिक बिशप यानी मिशनरी से स्कूल खोलने को कहा। तब उनके साथ उनकी बहस हुई, यानी नहीं खुला। तब उन्होंने स्वयं एक निर्णय लिया कि वो स्वयं अपना स्कूल खोलेंगे और जिसे बाद में उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। तो ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेखिका अपनी नानी दादी के स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। नानी दादी महिलाओं के सशक्तिपन को बहुत बढ़ावा देती थी और लड़कियों को वो किसी भी तरह से कम नहीं समझती थी। तभी परदादी ने जाकर के लड़की के होने की मन्नत मांगी थी।
और वह सब लड़कियों को वो पूरी स्वतंत्रता देती थी, बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं था, और वो खुद भी लीक से हट करके चलती थी, और लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं मानती थी, और लड़के लड़कियों के भेदभाव के वो खिलाफ थी। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिसे उन्होंने देखा नहीं है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनसे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ की शादी होने से पहले ही वो चल बसी थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। लेखिका कहती हैं कि शायद हमें अपनी नानी से कहानियाँ सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए हम 3 बहनों ने खुद ही कहानियाँ हम लोगों को कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनिए। अब लेखिका कहती है हमने नानी से नहीं सुनी कहानियाँ, लेकिन उनकी कहानी हमने जरूर सुनी है, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म माने उसका असली अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। कि लेखिका कहती है मैंने ये जाना कि मेरी नानी परंपराओं को मानने वाली थी, वो बिना पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थी, और पर्दानशी माने पर्दे में रहने वाली एक स्त्री थी, और जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनकी नानी का जब विवाह हुआ उसके तुरंत बाद उनके नाना जी उन्हें छोड़कर विलायत यानी कानून से संबंधित पढ़ाई लॉ करने चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीत रिवाज के संग वो जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेखिका कहते हैं कि जब नाना जी विलायत से पढ़कर आए और वो विलायती संस्कृति से प्रभावित थे, लेकिन नानी की जो निजी जिंदगी थी उसमें उनका कोई भी उनकी विलायती संस्कृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा या कोई भी असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने कभी अपनी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर कभी भी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया। लेखिका की नानी की जब कम उम्र में थी तभी उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब की बात है। तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर माने बहुत जोर से बोलने वाली महिला। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से वो मिलना चाहती हैं। लेखिका की नानी चूंकि पर्दानशी महिला थी, पर्दे में रहती थी, और वो जल्दी से हर एक से बात नहीं करती थी, लेकिन लेखिका की नानी ने अपना सब झिझक और हिचक सब छोड़ अपने पति से कहा कि वो लेखिका के नाना जी के जो मित्र थे प्यारेलाल शर्मा से वो मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, क्योंकि वो पर्दे में रहते थे। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। अब लेखिका के नाना जी और सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिरी समय में वो अजनबी व्यक्ति से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी वो अपने मित्र को ले आए और ला करके अपनी पत्नी के सामने उनको खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज मैंने बहुत ही सरप्राइज करने वाला था, यानी वक्तव्य था। क्या कहा उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी लेखिका की नानी ने अपने मृत्यु के अंतिम समय पर अपने पति के मित्र को बुलाकर उनसे
रिक्वेस्ट करी उनसे, कहा वचन दीजिए कि आप मेरी लड़की के विवाह के लिए आप उसके पति का चुनाव करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार माने जो साहब अंग्रेजों के आज्ञाकारी हों, अंग्रेजी सभ्यता के फॉलोअर हों, उनके साथ मैं नहीं चाहती कि उनके साथ उस तरह के वर के साथ मेरी बेटी का विवाह हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से आजादी की बात नहीं करती थी, ना ही उन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन उनके मन में आजादी के प्रति, देश की आजादी के प्रति ये सभी देख करके आश्चर्य से चकित हो गए। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था और वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे उनके पिताजी, इसलिए उनको ICS के एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर चनका जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि वो गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाली महिला की साड़ी पहनना पसंद करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी उन्हें ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, गनीमत ही नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी जरूर थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वालों ही अंग्रेजों के सबसे प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है? परिकथा माने परियों से संबंधित कोई कथा होती है? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक कथाओं की छोटी छोटी कथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, यानी कि और मर्मस्पर्शी कहानियां बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर के लिए
उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, यानी कोई उनसे सॉलिड काम नहीं कराया जा सकता था, लेकिन हाँ कोई हल्का फुल्का काम करना हो तो उनकी माँ से जरूर राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, यानी जो वो कह देती थी उसी तरह से उसको निभाया भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं। मुस्तैद माने एकदम तैयार रहते हैं, चुस्त रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, यानी दादी के अलावा, दादी और उनकी जिठानियों के अलावा भी पिताजी भी हमेशा तैयार रहते थे बच्चों की परवरिश में। पर ठोस काम ना करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। यह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए, जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। यहाँ पर लेखिका अपनी माँ की बात कर रही है कि हमने अपनी माँ को देखा और बहुत समझा, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ की तरह नहीं पाया। क्यों? ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना ही हमारे लिए खाना पकाया, और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की उन्होंने सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी रुचि का था। वो घर बार बीमारी के कारण भी नहीं संभाल पाती थी, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी, अरुचि थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा माने लिटरेरी डिस्कशन या संगीत को सुनने की बहुत शौकीन थी, और ये सब वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे और ना ही आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ से इसके दो कारण थे। पहला कारण क्या हो सकता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि वे किसी एक की गोपनीय बात को दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं होने देती थी। गोपनीय माने किसी का सीक्रेट किसी को जल्दी से नहीं बताती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, सारे घर वाले उनको रिस्पेक्ट देते थे, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दूसरों के कारण जो बाहर वाले थे, यानी बाहर वालों की किसी की भी गोपनीय बात किसी को नहीं बताती थी, इसलिए बाहर वालों से भी उनकी पूरी दोस्ती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बाखूबी निभा देते थे, क्योंकि पिताजी बच्चों की परवरिश में भी हमेशा आगे रहते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि उनके घर का माहौल कैसा था। तो यदि किसी की कोई चिट्ठी आती थी तो कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे बहन के नाम ही क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इतने बड़ा परिवार था, लेकिन हर व्यक्ति को पूरी छूट थी कि अपना निजत्व माने अपना पर्सनल लाइफ में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और यानी राजीव लेखन के हवाले हो गए। पाठ में आगे लीक से खिसके अपने पूर्वज में माँ और नानी ही
रही होती तो गनीमत रहती। लेखिका कहती है अभी तक मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरे जीवन में सिर्फ माँ और नानी होती तो उतना ही बहुत था, गनीमत रहती। परंतु मेरी एक परदादी भी थी, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार माने परंपराओं से हट करके चलने का शौक था। उन्होंने व्रत दे रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। फजल माने अनुग्रह, ईश्वर की कृपा से या खुदा माने इस भगवान की दया से यदि उनके पास कभी 2 से अधिक धोतियां हुई तो वो तीसरी धोती को दान कर देंगी। जब जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी। जैन समाज में अपरिग्रह किया जाता था, यानी कि किसी चीज को संग्रहित नहीं किया जा सकता था। जैन समाज में अभी भी जैन के समाज में ये मान्यता है यदि किसी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है या जो प्रयोग करने वाली चीजों के अलावा ज्यादा है तो उसमें से बहुत से जैन समाज के लोग उसको दान में दे देते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि इसको हम इस सनक को बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानते हैं, इसलिए वहां तक तो ठीक था यदि 2 से ज्यादा धोतियां हैं तो ये तीसरी दान में दे दीजिए। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। जब लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ पहली बार जब गर्भवती हुई तब उनका वास्तविक जलवा यानी जज्बा देखने को मिला। वो क्या सोचती थी? मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी। परदादी, लेखिका की जो परदादी थी, उन्होंने जाकर मंदिर में क्या मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, कि उनकी पतोहू का यानी पुत्रवधू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम ऐलान कर दिया। और जब ईश्वर से कोई मन्नत मांगता है तो वो व्यक्ति और ईश्वर के बीच की ही बात रह जाती है। लेकिन उतने ही तक ही उन्होंने सीमित नहीं रखा, उन्होंने सबके सामने खुलेआम सरेआम सब तरफ ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या ऐलान किया? कि वो चाहते हैं कि उनकी पुत्रवधू के जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली, कोई सॉलिड रीजन नहीं था। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई है, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ये भी नहीं कह सकते कि लेखिका के घर में कन्याएं नहीं है, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। ये जरूर है कि पहला बच्चा हर एक बहू को बेटा होता रहा। खैर, मांझी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर माने नियम पूर्वक वो मंदिर जाती थी और ईश्वर के सामने अपनी मन्नत को दोहराती रहती थी और मांगती थी कि उनके पहले पतोहू को पहला बच्चा लड़की ही हो। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। इसका कहने का क्या तात्पर्य? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि उनका आध्यात्मिकता के आधार पर उनको बहुत अधिक रुचि थी। और बेतार का तार, इधर वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बच जाता। इधर लेखिका कहती है जैसे मेरी परदादी कोई भी चीज की इच्छा रखती थी और उधर से भगवान हाँ कह देते थे कि ऐसा ही हो, तथास्तु माने ऐसा ही हो। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। ये दादी ने निश्चय कर लिया था कि उनकी गोद में पहला बच्चा खेलेगा तो बेटा नहीं, पोता नहीं, अपितु पोती खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। अब माँ जी की जो आरजू थी, जो इच्छा, वो किस तरह से भगवान उसको पूरा करेंगे इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। क्यों? लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब लेखिका कहती हैं कि भगवान ने उनकी मन्नत ऐसे पूरी करी कि एक कन्या नहीं, पूरी के पूरी 5 कन्या एक के बाद एक उनको
धरती पर आशीर्वाद के तौर पर कन्याएं दे दी। तो माँ जी की जो इच्छा थी उसको इस तरह से भगवान ने पूरा किया। अब हम पाठ को यहीं पे रोकते हैं और अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद। अब बच्चों, आप स्लाइड में कुछ प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, जो मैं प्रश्नों को पढ़ती जा रही हूँ और उसके निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर मैं समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी मृत्यु के निकट पहुंचने पर अपनी दबी हुई इच्छा को व्यक्त कर देता है, लेखिका की नानी के व्यवहार के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, नानी ने जब स्वयं को मौत के निकट पाया, अर्थात उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, तब वह अपनी बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी के विषय में सोचकर परेशान हो उठी या व्याकुल हो उठी और पर्दा त्याग कर अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी श्री प्यारेलाल शर्मा को बुलाया उन्होंने, और उनसे कहा कि वे ही उनकी बेटी की शादी के लिए एक ऐसा वर तय कर दें जो आज़ादी का सिपाही हो, और इससे उनके अंदर छिपे हुए आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का इससे पता चलता है। सारी उम्र अपने ढंग से वे जीवन जीती थी, यह जीवन जीने वाली महिला थी, और लेखिका की नानी के व्यवहार में आया यह परिवर्तन पूर्णतः अप्रत्याशित प्रतीत हो रहा था। दूसरा प्रश्न, आज भी पढ़े लिखे बहुत से लोग संतान के रूप में बेटे की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पुराने ज़माने की होते हुए भी लेखिका की परदादी पतोहू के बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना, उनकी लड़की की मन्नत मांगना क्या सिद्ध करता है? तो आप उत्तर के रूप में लिखेंगे, लेखिका की परदादी उच्च आदर्शों वाली महिला, लीग से हटकर अलग चलने वाली महिला थी। उस समय समाज सुधार तथा स्त्री उत्थान के आंदोलनों के प्रचार प्रसार के चलते गांव शहर हर जगह में नई चेतना का विकास हो रहा था, जिनसे प्रेरणा पाकर कुछ ऐसी पारंपरिक और रूढ़िवादी महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया जिससे सब लोग हैरान हो गए। ऐसी ही महिला थी लेखिका की परदादी। उन्होंने भगवान से अपनी पतोहू के पहले बच्चे के लिए लड़की होने की मन्नत मांगी थी, और इस मन्नत को सरेआम उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, यानी सबके सामने उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था कि हमें पहली बच्चे के रूप में कन्या ही चाहिए। उनका अपनी पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना यह सिद्ध करता है कि उनकी निगाह में स्त्रियों का स्थान अत्यंत ऊंचा था, और वो स्वयं भी एक स्त्री थी, इसलिए उनके मन में कन्या के प्रति और अधिक सम्मान था। शायद इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में कन्या की ही मन्नत मांगी। अभी तक आपने प्रस्तुत पाठ की रूपरेखा देखी, लेखिका का परिचय समझा है, पात्रों का संक्षेप में चित्रण समझा है, तथा लेखिका की स्मृतियों में उनके नाना नानी तथा लेखिका के नाना के मित्र प्यारेलाल जी के बारे में, फिर लेखिका की अपनी माँ, पिताजी और दादी के बारे में बहुत थोड़ा सा जाना था। उसके बाद अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ कंटिन्यू करेंगे, और इस पाठ से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी भी मैंने चर्चा की है, और इसके साथ ही मैं एक वर्कशीट भी दे रही हूँ जिसे आप लिखकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।